देखो काफी जटिल सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहले ऑक्टेट की बात ही कर लेते हैं, घूम फिर के ऑक्टेट पे कहानी फंस जाती है अपनी ज्यादातर केसेस में। नमस्कार बच्चों, मैं दिनेश शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ। आप देख रहे हैं इन्फिनिटी एजुकेशन। तो आज का अपना टॉपिक आपने देख ही लिया होगा, रेजोनेंस है। तो आज क्या बातें होंगी मैं आपको एक जल्दी से बता देता हूँ, मैं क्या क्या चीजें डिस्कस करने वाला हूँ आज। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि रेजोनेंस होता क्या है। बेसिकली रेजोनेंस क्या चीज है और साइंटिस्ट लोगों को किस चीज ने मजबूर किया ये सोचने के लिए कि रेजोनेंस नाम की चीज भी कुछ एग्जिस्ट करती है। पहले उसके बारे में डिस्कस करेंगे, दो केस है अपने पास। और उसके बाद हम देखेंगे कि रेजोनेंस की कंडीशंस क्या होती है। देन हम देखेंगे कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। हम प्रैक्टिस भी करेंगे एक दो स्ट्रक्चर की। बाकी मैं दूंगा भी आपको, असाइनमेंट दूंगा प्रैक्टिस करने के लिए, आपको प्रैक्टिस करना उन चीजों, उन स्ट्रक्चर्स की। और देखो फिर मैं बात करूंगा कि जो अपने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं उनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है। तो जेई में काफी फेमस है ये टॉपिक। जेई हो गया आपका, और आपका हो गया नीट हो गया ना, सीबीएसई में तो खैर नहीं आता। बट ऑर्गेनिक समझने के लिए जरूरी है सारी बातें, क्योंकि रेजोनेंस जो है वो ऑर्गेनिक का बेस है। हम जीओसी में पढ़ते हैं इसको, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो टॉपिक है। उसके बाद हम न्यूमेरिकल करेंगे, बहुत सारे मतलब क्वेश्चंस करेंगे जेई में आए हुए और भी जो रेजोनेंस पे बेस्ड है, कि जहाँ पे रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट यूज होगा, जो हम चीजें आज पढ़ेंगे वो चीज यूज होगी। वो सारे न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे साथ के साथ। तो चलो फिर स्टार्ट करते। तो सबसे पहले जो है हम ये डिस्कस कर लेते हैं कि ऐसी क्या घटना घटी जिसने साइंटिस्ट लोगों को ये सोचने पे मजबूर कर दिया कि रेजोनेंस नाम की चिड़िया भी एग्जिस्ट करती है दुनिया में। तो देखो हुआ क्या, अपने साइंटिस्ट लोग क्या रिसर्च कर रहे थे, तो उन्होंने ये पाया, it is found that the compounds in which the bonds are conjugated are slightly more stable than those in which they are isolated। तो साइंटिस्ट लोगों ने ये देखा कि जिनके अंदर बॉन्ड कॉन्जुगेट होते हैं, मतलब जैसे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसको हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। तो ऐसे एल्कीन जिनके अंदर कॉन्जुगेशन है, ऐसे एल्कीन जिनके अंदर कॉन्जुगेशन है, और ये वो एल्कीन है जिसके अंदर कॉन्जुगेशन नहीं है। देखो डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, अगर यहाँ डबल बॉन्ड होता तो कॉन्जुगेशन होता। तो एक्सपेरिमेंट से मालूम चला कि ये जो है ये ज्यादा स्टेबल होता है और ये लेस स्टेबल है। अब ऐसा क्यों भाई, इसके पास ऐसा क्या है जो इस बेचारे के पास नहीं है दोनों एल्कीन ही। बात समझ रहे हो। तो उन्होंने ये देखा कि जिसके पास डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन में है वो ज्यादा स्टेबल है और ये लेस स्टेबल है। तो अब देखो ये तो एक बात हुई जो मजबूर करा। दूसरी बात उन्होंने क्या देखी कि ये जो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ये वाला जो सिंगल बॉन्ड है, इसकी जो बॉन्ड लेंथ है और जो ये बॉन्ड है इसकी बॉन्ड लेंथ है वो सेम निकल के आई जब उन्होंने एक्सरे से इस मॉलिक्यूल की स्टडी करी। क्या कह रहा हूं मैं आपसे, सिंगल बॉन्ड की और इस बॉन्ड की जो है आपकी बॉन्ड लेंथ, या वैसे बोले तीनों जो कार्बन कार्बन है, ये कार्बन कार्बन, ये वाला बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड, इनकी जो बॉन्ड लेंथ निकल के आई थी वो सेम निकल के आई। तो भाई बुद्धि चकरा गई, बोल रहे सेम कैसे आ रही है, लेकिन यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ इसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है, इसकी बॉन्ड लेंथ कम है, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कम होती है, सिंगल बॉन्ड की ज्यादा होती है। तो उन्होंने एक चीज देखी कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड देखो कब बनता है, जब एक तो अपना सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है, पाई होता है। तो उन्होंने ये चीज स्टडी करी यहाँ पे कि जैसे कार्बन है अपना, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन आएगी sp2, sp2 आएगी, तो एक जो इसका p ऑर्बिटल है वो क्या होगा, अनहाइब्रिड, सेम इसके साथ होगा, सेम इसके साथ होगा और सेम इसके साथ होगा। तो इसके अंदर होते क्या है, जैसे ये पाई बॉन्ड बन रहा है ना यहाँ पे, ये पाई बॉन्ड यही तो बनेगा और ये वाला पाई बॉन्ड जो यहाँ बनेगा। तो इसमें क्या है, ये पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है, क्या होता है रेजोनेंस के अंदर, बेसिकली पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाता है। हम इसको ऐसे भी बोलते हैं डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो पाई इलेक्ट्रॉन अपने मूव कर जाते हैं। अब हो सकता है भाई ये दोनों भी तो आपस में ओवरलैप कर सकते हैं, देखो ये समझ रहे हो ना बात आप। तो इस वजह से वो जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम आती है मॉलिक्यूल के अंदर। तो देखो हम बनाते क्या है, इसका स्ट्रक्चर अगर मैं बना के दिखाऊंगा आपको, जो हम रेजोनेंस में बनाते हैं, जैसे यहाँ पे डबल बॉन्ड था अपना और यहाँ डबल बॉन्ड था, हम ये कहते हैं कि ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो गया और ये डबल बॉन्ड इस पे शिफ्ट हो गया। तो ये हो गया अपना CH2 पॉजिटिव और ये अपना CH डबल बॉन्ड CH, और ये हो गया अपना CH2 नेगेटिव। बात समझ आई आप लोगों को। फिर क्या होगा,
ये वापस देखो लौट के बुद्धू घर को आए। तो रेजोनेंस से इससे हुआ क्या कि जो इसकी मॉलिक्यूल है ना, इसकी स्टेबिलिटी बढ़ गई, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ गई। तो उनको बात समझ में आई कि हाँ भाई, ये जो डीलोकेलाइजेशन हो रहा है इसकी वजह से स्टेबल हो रहा है। यहाँ पे डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, देन यहाँ डबल बॉन्ड अगर होता तो डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल था, लेकिन ऐसा तो नहीं है यहाँ पे केस। अब यहाँ ना कुछ कंडीशंस है देखो डीलोकेलाइजेशन के लिए। कहता है फॉर डीलोकेलाइजेशन टू अकर द पी ऑर्बिटल मस्ट बी पैरेलल। तो हमें ये बात मालूम है कि जो अपना पाई बॉन्ड होता है कब बनता है, जब अपने अनहाइब्रिड ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं जैसे ये। तो ये ओवरलैप कब कर पाएंगे ये बताओ मेरे को। ये तब कर पाएंगे जब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो ऐसे, और ये दोनों एक दूसरे के क्या हो, पैरेलल हो, और ये भी एक दूसरे के पैरेलल। तो हम बोल सकते हैं बेसिकली चारों क्या होने चाहिए, पैरेलल। तो डीलोकेलाइजेशन के लिए कंडीशन काफी जरूरी है, पेपर में आ जाती है कभी कभी कि अगर आपके पी ऑर्बिटल जो है वो पैरेलल नहीं है तो आपका डीलोकेलाइजेशन पॉसिबल नहीं है वहां पे। तो बेसिकली रेजोनेंस नहीं होगा फिर। अब देखो इस डीलोकेलाइजेशन से मॉलिक्यूल पे क्या असर पड़ता है। कहता है द इफेक्ट ऑफ डीलोकेलाइजेशन is to reduce energy gap between ground state and excited state of conjugated molecule। जैसे ये conjugated molecule है ना, ये ground state, अभी इसको एनर्जी खिलाएंगे एक्साइटेड स्टेट में जाएगा ये। तो जितना ज्यादा conjugation होगा आपका उतना ही कम एनर्जी गैप होगा ग्राउंड स्टेट मॉलिक्यूल में और एक्साइटेड स्टेट मॉलिक्यूल में। क्या समझ आई बात कि जितना ज्यादा conjugation होगा उतना ही कम अपना जो है एनर्जी गैप होगा ग्राउंड स्टेट के बीच में और एक्साइटेड स्टेट के बीच में। यहाँ पे गैप ज्यादा होगा, जैसे जैसे कॉन्जुगेशन बढ़ाते जाओगे गैप आपका कम होता जाएगा। तो देखो ये तो एक इंसिडेंट था और जिसने सोचने पे मजबूर करा कि ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, ये लेस स्टेबल क्यों है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ इक्वल क्यों है, यहाँ पे बॉन्ड लेंथ अनइक्वल क्यों है, बात समझ रहे हो। अब फिर क्या हुआ, दूसरा एग्जाम्पल जो उनके सामने निकल के आया वो था कार्बोनेट आयन का। फिर जब कार्बोनेट आयन का एग्जाम्पल निकल के आया तो भाई पूरा इतिहास ही चेंज हो गया अपना, समझ रहे हो। तो फिर रेजोनेंस जो है वो फॉर्मली इंट्रोड्यूस कर दिया गया। ये रेजोनेंस क्या होता है, ऐसा डीलोकेलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, और देखेंगे बहुत सारी बातें हैं रेजोनेंस की, बहुत सारे स्ट्रक्चर देखेंगे, न्यूमेरिकल देखेंगे। तो अभी तो ये समझ आया आप लोगों को। इसके बाद देखो भी कार्बोनेट आयन का और केस देखते हैं जल्दी से, फिर कुछ डिस्कस करेंगे उसके बारे में भी। तो देखो बात कर लेंगे अब अपने कार्बोनेट आयन की। तो क्या कहता है वो, many times more than one equivalent Lewis structure can be written for a molecule or ion। ऐसा देखा गया है बहुत बारी एक ही मॉलिक्यूल के लिए एक से ज्यादा लुईस स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल कार्बोनेट आयन, आपने ये 11th में भी करा होगा, CO3 2 माइनस का स्ट्रक्चर काफी फेमस है, जेई में भी आता है अपना, बीएससी में भी आ जाता है, और किस्मत अच्छी है तो यूपीएससी का जो पेपर होता है ऑप्शनल वहां भी आ जाता है रेजोनेंस का क्वेश्चन। तो देखो क्या कहता है, कार्बोनेट आयन के 3 स्ट्रक्चर बनाए। अब तीनों में से आप किसको सही मानोगे, भाई बड़ी दुविधा है, समझ रहे हो। क्या तीनों में से किसको सही मानेंगे। स्ट्रक्चर क्या बता रहा है, लुईस स्ट्रक्चर देखो क्या बता रहा है अभी। सबसे पहले ये बता रहा है कि जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड लेंथ है, एक तो डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड है। तो हमें क्या मिलना चाहिए अपनी थियोरेटिकल नॉलेज के हिसाब से कि ये जो सिंगल बॉन्ड है तो इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इस डबल बॉन्ड से क्या मिलनी चाहिए, ज्यादा मिलनी चाहिए। बोलो बात मानते नहीं मानते कि ये जो सिंगल बॉन्ड है इनकी जो बॉन्ड लेंथ है वो इस डबल बॉन्ड से क्या मिलनी चाहिए, ज्यादा। लेकिन अब आ जाए जरा इधर, कहता है एक्सरे स्टडीज शोज दैट कार्बन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड आर शॉर्टर देन सिंगल बॉन्ड। तो जो कार्बन ऑक्सीजन का सिंगल बॉन्ड है वो जो उसकी बॉन्ड लेंथ है वो सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है उससे कम है। अब ये कैसे, फिर बुद्धि चकरा गई साइंटिस्ट लोगों की कि ये जो बॉन्ड है, ये जो सिंगल बॉन्ड की बात कर रहे हैं, छोटा कैसे हो गया, समझ रहे हो। उसके बाद एक्सरे स्टडी और करी गई इस मॉलिक्यूल पे, तो उन्हें ये मालूम चला the same studies shows that all of its carbon oxygen bonds are of equal length। जैसे ये मालूम चला भाई बुद्धि चकरा गई इस बारी कि सारे कार्बन ऑक्सीजन के जो बॉन्ड है उनकी बॉन्ड लेंथ इक्वल है। तो ऐसा क्यों हो पाया, क्योंकि इस मॉलिक्यूल के अंदर रेजोनेंस है। अब यहाँ देखो रेजोनेंस कैसे होगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर,
डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, लोन पेयर। अगर मैं इसको इधर शिफ्ट कर दूं और इसको इधर शिफ्ट कर दूं तो क्या ये स्ट्रक्चर बन जाएगा? देखो डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा और ये चार्ज इस पे। अब फिर इसी से देखो हम ये वाला स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो कैसे बना सकते हैं? इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं और इसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, तो ये जो है अपना स्ट्रक्चर बन जाएगा। अच्छा, अब जो रियल लाइफ है उसमें ऐसे मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करता। ये जो स्ट्रक्चर है रेजोनेंस वाले, ये सिर्फ पेन और पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं। कान खोल के बात सुन लीजिए, ये जो है रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करते, ये सिर्फ पेन और पेपर पे एग्जिस्ट करते हैं। फिर बात ये आती है मैंने पढ़ते क्यों है? भाई इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। इनको हम बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। क्या बोलते हैं? मेरे साथ रिपीट करना, कैनोनिकल स्ट्रक्चर्स। अब देखो हम इन तीनों का एक बनाते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर के बीच में आप ये एरो बनाते हो, और रेजोनेंस हाइब्रिड बनाने से पहले आप ट्रिपल एरो बनाते हो क्या रहा है? यहाँ पे डबल बॉन्ड जो है बारी बारी से तीनों ऑक्सीजन के पास जा रहे हैं, तो इसका जो रेजोनेंस वाला स्ट्रक्चर है हाइब्रिड, वो कैसा बनेगा? एक लगा दो ऐसा, एक बॉन्ड ऐसा, एक बॉन्ड ऐसा, और ये डॉट 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 और पार्शियल नेगेटिव, क्योंकि अब परमानेंट नेगेटिव किसी पे भी नहीं है ना, शिफ्टिंग चलती जा रही है यहाँ पे। क्या कह रहा हूँ मैं? यहाँ पे शिफ्टिंग चलती जा रही है। और ये डबल बॉन्ड भी परमानेंट नहीं है, कभी इसके पास आ रहा है, कभी इसके पास आ रहा है, कभी इसके पास आ रहा है, तो हम इसको ऐसे डॉट 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 से बना देते हैं। इसको हम बोलते हैं रेजोनेंस हाइब्रिड। जो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है ना, वो रेजोनेंस हाइब्रिड एग्जिस्ट करता है, ये कैनोनिकल नहीं करते। बस कैनोनिकल को पढ़ा इसलिए जाता है क्योंकि ये बहुत सारी प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करते हैं। और अगर देखो यहाँ पे फिर इस वाले स्ट्रक्चर को अगर हम देखें तो बात सही है भाई, तीनों जो बॉन्ड है ये, इनकी बॉन्ड लेंथ क्या आएगी इस बारी? सेम आएगी। तो यही जो है एक्सरे की स्टडी थी जिसने साइंटिस्ट लोगों को मजबूर कर दिया ये सोचने के लिए कि रेजोनेंस नाम की भी कोई चीज दुनिया में एग्जिस्ट करती है। तो आपको समझ आया रेजोनेंस का ओरिजिन क्या था, रेजोनेंस कहाँ से आया अपना। उसके बाद देखो रेजोनेंस को डिफाइन कर दिया गया फिर फॉर्मली। रेजोनेंस क्या होता है? डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन। तो रेजोनेंस अपना एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें अपने जो पाई इलेक्ट्रॉन है यानी डबल बॉन्डेड जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करते रहते हैं, और मूव करने से होता क्या है? मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी बढ़ती है, ऐसा प्रैक्टिकली देखा गया है, कोई थ्योरेटिकल बात नहीं कर रही। अब ये जो स्ट्रक्चर बनाते हैं ना, ये स्ट्रक्चर बनाने के कुछ रूल्स हैं, तो वो रूल समझेंगे पहले सारे, उसके बाद जो है मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाऊंगा कैसे क्या बनाते हैं, प्रैक्टिस करेंगे। फिर हम चलेंगे उसके ऊपर कि इनमें से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा स्ट्रक्चर है जिसपे जेईई में क्वेश्चन आते हैं। तो ये सबको समझ आया? मेरे को कमेंट करके बताना आप लोग, ताकि आप कमेंट करोगे ना मेरे को पता लग जाएगा कि आपको समझ आ रहा है। देखो बात कर लेते हैं ऐसे कौन से रूल हैं जिनका आपको ध्यान रखना है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते टाइम। सबसे पहला रूल क्या कहता है? वी आर ओनली अलाउड टू मूव इलेक्ट्रॉन इन राइटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। हमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करवाने की इजाजत है, बाकी और कुछ भी मूव नहीं करवा सकते। उदाहरण के तौर पर देखिए जरा यहाँ पर, यहाँ देखो ये बॉन्ड शिफ्ट हुआ इधर, तो ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो जाएगा इसका? न्यूट्रल। लेकिन क्योंकि भाई बॉन्ड गया है, बेचारे का इलेक्ट्रॉन चला गया एक, तो इस कार्बन पे कैसा चार्ज आया? पॉजिटिव आ गया। यहाँ और यहाँ इन दोनों स्ट्रक्चर में सिर्फ डिफरेंस है बॉन्ड का, और वो भी क्यों आया है? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाया है। तो ये दोनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर करेक्ट हैं अकॉर्डिंग टू दीज रूल्स। सेकंड देखो जो कहता है, ये वाला एग्जांपल देखो एक बारी। पॉजिटिव तो है, ये CH3 था, ये CH2 कैसे हो गया? नाम होना ना, इतनी होशियारी नहीं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये रॉन्ग है रूल्स के हिसाब से, क्योंकि यहाँ पे आपने एक हाइड्रोजन एटम को ही मूव करवा दिया है, और कहाँ मूव करवाया है पता नहीं। समझ रहे हो बात? तो आप ये ध्यान रखना जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे, एटम कभी भी मूव नहीं करते। क्या कह रहा हूं मैं? ध्यान से, एटम कभी भी मूव नहीं करते। मूव कौन करता है? अपना इलेक्ट्रॉन चाचा मूव करते हैं। समझ गए बात? सेकेंड रूल देखो, फिर समझ गए तो इसी बात पे कहता है ऑल ऑफ दी स्ट्रक्चर मस्ट बी प्रॉपर लुईस स्ट्रक्चर। सारे के सारे जो आप ये स्ट्रक्चर बना रहे हो ना, बनाते रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है कि वो लुईस स्ट्रक्चर होने चाहिए।
ऐसा ना हो कार्बन के 5 बॉन्ड बना दिए कल को। समझ रहे हो बात को? तो वही एग्जांपल है अपने पास, समझ जाते हैं यार तुम लोग, समझदार बहुत। कहते हैं वी शुड नॉट राइट स्ट्रक्चर्स इन विच कार्बन हैज 5 बॉन्ड्स। तो आपको इस चीज का भी ध्यान रखना है। जैसे बहुत ही खूबसूरत उदाहरण देखिए यहाँ पे, कार्बन भाई साहब कितने बॉन्ड बना बैठे हैं यहाँ पे, 3 ये रे 2, हमने यहाँ बनवा दिए 5। बोले अरे वाह वाह सुभान अल्लाह, समझ रहे हो? तो ये भी जो है अपना स्ट्रक्चर गलत है, क्योंकि ये अलाउड नहीं है ऐसा। कार्बन कहता है मैं 4 बनाता हूँ, मेरे से 5 का बनवा रहे हो तुम लोग। समझ रहे हो ना बात को? तो ये तो 2 रूल थे, और रूल देखते हैं फिर प्रैक्टिस भी करेंगे स्ट्रक्चर बनाने की। सो थर्ड रूल की बात करेंगे अब। देखो कहता है थर्ड रूल, द एनर्जी ऑफ द रेजोनेंस हाइब्रिड इज लोअर देन दैट ऑफ एनी कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। जो हमने हाइब्रिड बनाया था ना भी एक, जिसमें डॉट 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 बनाई थी, उसकी जो एनर्जी है वो सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा स्टेबल वही होता है। केमिस्ट्री में हमें ये बात मालूम है, जिसकी एनर्जी सबसे कम होती है उसकी स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। चलो भाई अगला देखो, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये इसी पे न्यूमेरिकल आते हैं, मतलब क्वेश्चंस आते हैं ज्यादातर। कहता था मोस्ट स्टेबल अ स्ट्रक्चर इज द ग्रेटर इज इट्स कंट्रीब्यूशन टू हाइब्रिड। जितना ज्यादा आपका स्टेबल स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज्यादा वो हाइब्रिड को कंट्रीब्यूट करेगा। पेपर में आपको 3-4 स्ट्रक्चर दिए होंगे, बोलेगा बता दो भाई सबसे ज्यादा स्टेबल कौन है। तो वो कैसे जज करते हैं वो हम थोड़ी देर में देखेंगे। उसके रूल्स हैं, रूल समझेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। अभी जो हमने रूल पढ़े हैं ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाने के, उस पे क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन भी करवाता हूँ अभी, और मैं आपको बना के भी दिखाता हूँ, क्योंकि ये तो अपना एंट्रेंस एग्जाम में आएगा एमसीक्यू, तो वहां बनवाएगा तो है नहीं। लेकिन जो सीबीएसई है या अपना बीएससी है या यूपीएससी है, वहां तो बनाने को आता है 5-5 नंबर में। ठीक है, समझ गए ना बात? तो देखो आपन से कहता है विच ऑफ दीज इज नॉट अ वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर। इन तीनों में से एक जो है ना वो गलत आदमी है, और हमें ये पहचानना है वो गलत आदमी है कौन। तो कैसे पहचानेंगे? रूल नंबर 1 क्या कहता है बोलो? हम सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव कर सकते हैं, एटम मूव नहीं कर सकते। तो पहले तो जरा एटम चेक कर लो, CH2 CH2 CH 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 NH3 NH3 NH3। तो किसी भी स्ट्रक्चर में कोई भी जो अपना एटम है वो मूव नहीं किया गया है, सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करे गए हैं। अब आते हैं सेकंड रूल पे। सेकंड क्या कहता है कि वैलिड कैनोनिकल मतलब वैलिड लोएस्ट स्ट्रक्चर होने चाहिए। तो यहाँ पे देखो कोई कार्बन 5 बॉन्ड तो नहीं बना रहा क्या? हाँ इधर तो 4 बना रहा है, 4 4। और नाइट्रोजन को भी चेक कर लेना। नाइट्रोजन जो है वो वैसे 3 बॉन्ड बनाता है, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 4 बॉन्ड बना सकता है मैक्सिमम। मैक्सिमम 4 बना सकता है, वैसे 3 बनाता है। तो यहाँ कितने बना रहा है? 1 और 3 4 पॉजिटिव है, अलाउड है। 1 और 3 4 पॉजिटिव अलाउड है। 2 और 3 5, एक का हुआ। समझ गए? यहाँ फंस गया ना नाइट्रोजन। नाइट्रोजन जो है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता। आपने ये पढ़ा होगा पी ब्लॉक में, और नहीं पढ़ा अभी 12th में हो तो कोई बात नहीं भाई, पढ़ लेंगे पी ब्लॉक के अंदर कि जो नाइट्रोजन है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, उसके पास d ऑर्बिटल नहीं होता, जिसके कारण वो 5 बॉन्ड नहीं बना पाता। तो ये वैलिड जो है ये लुईस स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं है? लुईस के मुताबिक ये 5 नहीं बना सकता, पर 5 बना रहे हैं यहाँ पे। देखो कितनी होशियारी दिखा रहा है। तो यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। क्या बात कह रहा हूं मैं? यानी ये वाला जो स्ट्रक्चर है आपका वो वैलिड कैनोनिकल स्ट्रक्चर नहीं है। क्यों नहीं? ये बात समझ आई? क्योंकि सेकंड रूल जो है वो वायलेट कर गया ये स्ट्रक्चर। यहाँ पे नाइट्रोजन ने 5 बॉन्ड बना दिए जो कि वो नहीं बना सकता। सो क्लियर आप लोगों को ये? और क्वेश्चंस देखें इस पे और प्रैक्टिस करते हैं, और फिर हम आएंगे उस वाले टॉपिक पे कि आप कैसे जज करोगे। जैसे ये मान लो ये 2 लिखे हैं हमारे सामने कि इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, उसके भी रूल देखेंगे और क्वेश्चन देखेंगे बहुत सारे। तो बने रहना मेरे साथ, ताकि आपको ये जो रेजोनेंस टॉपिक है ना ये पूरा क्लियर हो सके। एंट्रेंस में जाओ तो बस ऐसे मचा दो वहां जाके ना, गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है भाई? देखो बात करेंगे हम कि रेजोनेंस के जो स्ट्रक्चर है वो बनाते कैसे हैं। तो बहुत ही प्यारा सा एग्जांपल अपने पास, जिसे हम प्यार से बुलाते हैं फेनॉल। फेनॉल क्या होता है? बेंजीन के ऊपर OH। अब यहाँ बात गौर करने वाली ये है, ऑक्सीजन के वैलेंस होते हैं 6 में से 2 चले गए बॉन्ड के अंदर। अब कितने बचे बताओ? उसके पास 4 बचे, तो 2 लोन पेयर। अब यहाँ पे पहले चेक करेंगे क्या कॉन्जुगेशन है। कॉन्जुगेशन मतलब डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल लोन पेयर कॉन्जुगेशन है।
डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, समझ रहे हो आप, लॉन पेयर सिंगल डबल। तो यहाँ पे मतलब रेजोनेंस होगा। ये बेंजीन का जो स्ट्रक्चर है नेक्स्ट वीडियो में इसी पे बनाऊंगा, बेंजीन के ऊपर रहेगी पूरी की पूरी वीडियो। वहां मैं डिटेल में समझाऊंगा आप लोगों को बेंजीन जो है कैसे डिस्कवर करा गया, क्या क्या इसके पीछे की राम कहानी थी, मतलब रामायण क्या थी इसके पीछे डिस्कवर करने की, बहुत सब बातें करेंगे। तो अभी देखो इसमें होता क्या है, अब हमें ये मालूम है कि जो लॉन पेयर है वो बॉन्ड पेयर में कन्वर्ट होना चाहता है। क्यों कन्वर्ट होना चाहता है? क्योंकि ऐसा होने से उसका जो रिपल्शन होता है वो क्या हो जाएगा, कम। रिपल्शन कम तो स्टेबिलिटी ज्यादा। तो ये लॉन पेयर यहाँ कन्वर्ट होगा बॉन्ड पेयर में। लेकिन अगर आप यहाँ बॉन्ड बना देते हो एक और, तो इस कार्बन के बन जाते हैं 5 बॉन्ड। तो 5 बॉन्ड तो अलाउड है नहीं। तो होता क्या है, ये बॉन्ड शिफ्ट होता है इस वाले कार्बन पे। तो स्ट्रक्चर बनेगा देखो अपना अगला कुछ ऐसा। थोड़ा ध्यान से समझना इस चीज को। और ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव, और एक लोन पेयर है इसके पास, यहाँ कैसा चार्ज आएगा, नेगेटिव। अब ये जो नेगेटिव है यहाँ पे बनाएगा बॉन्ड, यहाँ बॉन्ड बनाने से ये बॉन्ड जो है वो क्या हो जाएगा, आगे शिफ्ट। तो यहाँ देखो ये हो जाएगा अपना, इधर क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड, इधर नेगेटिव चार्ज, इधर ये, और इधर ये, वेरी गुड, अरे बहुत बढ़िया। चलो अब ये बनाएगा आगे बॉन्ड और ये इस पे शिफ्ट। तो नीचे बनाते हैं स्ट्रक्चर को जरा, इधर बना लूं क्या मैं। तो यहाँ जाएगा नेगेटिव चार्ज, ये डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, OH, ये पॉजिटिव, ये लॉन पेयर, ये यहाँ शिफ्ट, तो ये वापस यहाँ शिफ्ट। तो यहाँ होगा क्या, देखो जो फाइनल है वो हो जाएगा ये। तो आप कहोगे भाई इससे हुआ क्या, इससे हुआ ये लौट के बुद्धू घर को आए। तो यहाँ पे देखो बेंजीन के जो डबल बॉन्ड थे उनकी पोजीशन जो है वो ऑल्टरनेट हो चुकी है। एक इसका हम बनाएंगे हाइब्रिड, क्या बनाएंगे बच्चों, हाइब्रिड बनाएंगे। हाइब्रिड, हाइब्रिड में बनाते हैं अंदर गोला, ऊपर OH। ये देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ये गोला क्यों बनाया जाता है बीच में। वैसे आप समझ सकते हो डबल बॉन्ड जो है पूरी रिंग के अंदर घूमते देखो, तो इसलिए हम यहाँ पे गोला बना देते हैं और अपना ये लोन पेयर आ गए ऑक्सीजन पे। अब गौर करने वाली बात ये है कि अगर हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो इस वाले रेजोनेंस को हम बोलते हैं +R। क्या बोलते हैं हम इस चीज को, +R इफेक्ट बोलते हैं। +R इफेक्ट का मतलब क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनकी मूवमेंट होती है फंक्शनल ग्रुप से बेंजीन रिंग की तरफ। ये जो अपना OH ग्रुप है ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप होता है, अल्कोहल होता है। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट है वो कैसे हो रही है, अपनी फंक्शनल ग्रुप से बेंजीन रिंग की तरफ। तो इस चीज को हम बोलते हैं +R इफेक्ट। आपको कैसे मालूम चलेगा कि कोई ग्रुप +R इफेक्ट शो करेगा? तो देखो इसका सीधा सा तरीका ये है कि जो एटम बेंजीन रिंग से अटैच हो रहा है, क्या कह रहा हूं मैं आपसे, जो एटम बेंजीन रिंग से अटैच हो रहा है, ध्यान से सुन लो, कोई नहीं बताता ये बात फ्री में, समझ रहे हो, यहाँ फ्री में मिल रही है। तो जो एटम अपना बेंजीन रिंग के साथ अटैच हो रहा है, क्या उसके पास लोन पेयर है? अगर उसके पास लोन पेयर है तो निश्चित है वो कैसा इफेक्ट शो करेगा, +R इफेक्ट जो है अपना शो करेगा। अब ऑर्गेनिक में ना आगे चल के हम टर्म्स पढ़ेंगे, तो एक टर्म होती है अपने पास इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं, अपनी भाषा में बोलूं तो ना कंगले आदमी होते हैं, बिल्कुल नल्ले जिन्हें बोलते हैं ना इलेक्ट्रोफाइल, उनको हम डिनोट करवाते हैं E+ से। इलेक्ट्रोफाइल होते हैं अपने पास कंगले आदमी। तो कंगले आदमी को क्या चाहिए होता है, पैसा। क्या चाहिए होता है बताओ, पैसा चाहिए होता है। तो सवाल ये आता है कंगला आदमी किसको लूटेगा, जो कंगला है या फिर जिसके पास पैसा है बहुत सारा। तो किसको लूटेगा, लॉजिक क्या कहता है, जिसके पास पैसा है बहुत सारा। ऐसे ही इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करता है, इसको चाहिए होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, मतलब इसको भूख लगी होती है इलेक्ट्रॉन खाने, इसको कहीं से मिल जाए बस। तो इलेक्ट्रॉन पे टूट पड़ता है ये, और ये कहाँ टूट पड़ेगा भाई, जहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दिखेंगे इसे। ऐसा होता है ना रोड पे, मान लो कोई चोर चल रहा है और एक आदमी आ रहा है, आदमी से पैसे चमका रहा है, तो चोर क्या करेगा, लूटेगा उसको। तो सेम इलेक्ट्रोफाइल के साथ केस है। यहाँ देखो बेंजीन रिंग में ना पोजीशंस होती हैं, ये फंक्शनल ग्रुप है, फंक्शनल ग्रुप के जस्ट ये वाली पोजीशन को हम बोलते हैं ऑर्थो। क्या बोलते हैं, ऑर्थो। ये भी क्या हो जाएगी, ऑर्थो। ऑर्थो के जस्ट बगल वाली होती है अपनी मेटा, तो ये भी क्या हो जाएगी, मेटा। और यहाँ इसके बिल्कुल ऑपोजिट होती है पैरा।
तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैक करेगा? जहां पे अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यानी कि जहां पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। तो नेगेटिव चार्ज देखो पहले कहाँ आया? ऑर्थो पे आया, फिर कहाँ आया? अपना पैरा पे आया, फिर वापस कहाँ पे आ गया? ऑर्थो पे आ गया। तो ऐसा बोला जाता है जो अपने प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं, जो अपने प्लस आर इफेक्ट वाले ग्रुप होते हैं, वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल, वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेज देते हैं? ऑर्थो और पैरा पे भेज देते हैं। वो कहते हैं हमारे पास क्या लेने आ रहा है तू, ऑर्थो और पैरा पे जाके देख, पैसा तो वहां रखा है, तेरे को अटैक ही करना है तो वहां जाके अटैक कर। लॉजिक क्लियर हुआ? देखो जैसे प्लस आर इफेक्ट है अपना, ऐसा ही माइनस आर भी होता है, उसको देखते हैं अभी और फिर उसके बारे में भी कुछ डिस्कस करेंगे। सो देखो अब बात कर लेंगे बेंजल्डिहाइड की एक बारी। इसके लिए बनाते हैं हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। इसमें हम देखेंगे माइनस आर इफेक्ट। तो माइनस आर में क्या होता है? जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है ना, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो मूव करते हैं बेंजीन रिंग से फंक्शनल ग्रुप की तरफ। इस चीज का ध्यान रखना आप, क्या कह रहा हूं मैं, जो अपने इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे मूव करेंगे? बेंजीन रिंग से फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करेंगे। तो मेरे को एक बात बताओ, कार्बन और ऑक्सीजन, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन? ऑक्सीजन भैया। तो वो बॉन्ड अब क्या करवाएंगे? अपने ऊपर शिफ्ट करवाएंगे। देखो शिफ्ट करवाएंगे तो कार्बन के साथ बड़ा भेदभाव हो जाएगा। यहां देखते हैं, कहता है ये इस पे नेगेटिव, कार्बन पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो अब कार्बन जो है उससे, इस वाले कार्बन से इसका दुख देखा नहीं जाता। बोलता भाई तू परेशान मत हो, तू मेरे इलेक्ट्रॉन ले ले। तो ये चला जाता है इधर। जब ये जाएगा इधर तो देखो फिर यहाँ क्या बन जाएगा? अपना समस्या हो जाएगी बहुत बड़ी। ओ पे नेगेटिव चार्ज और यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो अब अगला कार्बन कहता है अरे भाई कैसी परेशानी, मैं हूं अभी। तो ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाता है। इधर शिफ्ट होने के बाद अपना जो है स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो तो ये कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और इधर डबल बॉन्ड, इधर पॉजिटिव, इधर डबल बॉन्ड। अब ये कार्बन परेशान, कहता है परेशान क्यों हो रहा है? अभी तो हम है ना भाई भाई आपस में, समझ रहे हो बात? कह रहे सारे मिलके जो है शेयरिंग करेंगे और खुशी खुशी अपना जीवन जो है वो व्यतीत करेंगे। तो अब देखो यहाँ पे अपना पॉजिटिव चार्ज, अब क्या होता है? ये वापस इधर शिफ्ट और ये वापस इधर शिफ्ट। तो हुआ क्या इससे? लौट के बुद्धू घर को आए, शाबाश। तो रेजोनेंस से होता है क्या है? स्टेबिलिटी बढ़ जाती है मॉलिक्यूल की। और ये एग्जांपल है अपना किस चीज का? माइनस आर का। क्योंकि क्योंकि यहाँ पे जो अपने इलेक्ट्रॉन है उनकी मूवमेंट क्या है? अपनी बेंजीन रिंग से फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करें। देखो तो हम जब भी अपने इलेक्ट्रॉन जो है बेंजीन रिंग से फंक्शनल ग्रुप की तरफ मूव करेंगे तो हम बोलते हैं कि यहाँ पे ये जो ग्रुप है ये कैसा इफेक्ट शो कर रहा है? माइनस आर इफेक्ट शो कर रहा है। अब इंपॉर्टेंट बात इसमें देखो कि कौन से ग्रुप जो है वो माइनस आर इफेक्ट शो करते हैं। तो आप ये चेक कर लेना कि जो एटम बेंजीन से अटैच्ड है, क्या चेक करोगे? जो एटम बेंजीन से अटैच्ड है क्या वो डबल बॉन्ड बना रहा है? अगर वो डबल बॉन्ड बना रहा है तो समझ जाना फिर इफेक्ट कैसा होगा? आपका माइनस आर होगा। अब देखो इलेक्ट्रोफाइल फिर से आ गया यहाँ पे। इलेक्ट्रोफाइल अब तलाश है किसकी? इलेक्ट्रॉन की तलाश है उसको। तो वो देखता रहे भैया कहाँ है इलेक्ट्रॉन, कहाँ है इलेक्ट्रॉन, तो बताओ कहाँ है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ देखो ऑर्थो पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। पैरा पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। ऑर्थो पे कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो इससे एक बात समझ आई हमें, इस वाले केस में ऑर्थो, पैरा और ऑर्थो, यानी कि ऑर्थो और पैरा तो कंगले आदमी है यहाँ पे। तो वो होता है ना अंधों में काना राजा। तो ऑर्थो और पैरा कंगले हैं, तो उनके रिस्पेक्ट में अमीर कौन हो गया? मेटा। कौन हुआ अमीर? बताओ मेटा हुआ कि नहीं हुआ? तो ये कहाँ अटैक करेगा? मेटा पे करेगा। पहले ऑर्थो पे जाएगा, बोलेगा अरे यार तू तो अपना ही भाई है छोड़। फिर पैरा पे जाएगा, बोलेगा अरे तू भी अपना ही भाई है। फिर कहेगा हाँ मेटा फंस गया। मेटा पे क्या इनके रिस्पेक्ट में ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, तो इलेक्ट्रोफाइल मेटा पे अटैक करता है। तो हम ऐसा बोलते हैं कि जो माइनस आर शो करते हैं ग्रुप, वो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ भेजेंगे? बताओ, मेटा पे भेजते हैं। तो आपको प्लस आर और ये माइनस आर क्लियर हुआ लॉजिक? इलेक्ट्रोफाइल वाला लॉजिक क्लियर हुआ आप लोगों को? चलो भाई कह रहे हो तो मान लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। देखो अब ये डिस्कस कर लेते हैं एक बारी कि कोई स्ट्रक्चर, यानी इनमें से स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है, ये कैसे करेंगे डिसाइड?
वैसे तो हाइब्रिड सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, तो पेपर वाला भी चालू आदमी है, वो हाइब्रिड देता ही नहीं, ये दे देगा ये बीच वाले, कहेगा बताओ भैया कौन सा ज्यादा स्टेबल है। तो उसके लिए रूल है अपने पास, रूल देखते हैं, और रूल्स को आपको एज अ सीक्वेंस में फॉलो करना है। जब भी क्वेश्चन आएगा मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, अभी बहुत सारे टेंशन ना लो, तो बने रहो मेरे साथ, फिर देखते हैं, चलो रूल्स की तरफ बढ़ते हैं। सो देखो, बात करेंगे उन रूल्स की जिनसे हम ये डिसाइड करने वाले हैं कि कौन सा स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा स्टेबल है। बेसिकली रेजोनेंस में बहुत सारे स्ट्रक्चर बनते हैं ना, तो रेजोनेंस हाइब्रिड को अगर हम हटा दें, क्योंकि हाइब्रिड भैया तो सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, उसके अलावा जो बाकी बचे स्ट्रक्चर हैं उनमें से ज्यादा स्टेबल कौन होगा, उसके लिए कुछ रूल जो है उन्हें फॉलो करेंगे और फटाफट फटाफट आंसर बताएंगे। तो 5 रूल है अपने पास, तो पहले 4 तो आप देख ही रहे हो, फिर कंटिन्यू करेंगे भाई। पहला रूल देखो क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा रूल है। The more covalent bonds a structure has, the more stable is। जिसके पास कोवलेंट बॉन्ड ज्यादा, उसके पास स्टेबिलिटी ज्यादा। तो यहां देखो, इस स्ट्रक्चर में कोवलेंट बॉन्ड कितने, गिन लो भाई, गिन तो सकते हो। और इसमें कितने ज्यादा, किस में दिख रहे हैं आपको कोवलेंट बॉन्ड, लेफ्ट वाले में कि राइट वाले में, लेफ्ट वाले में दिख रहे हैं ना, तो ज्यादा स्टेबल भी कौन होगा बोलो, लेफ्ट वाला। अगर इन दोनों में से आपको छांटना हो कि ज्यादा स्टेबल कौन, तो लेफ्ट वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि इसके पास कोवलेंट बॉन्ड क्या है, ज्यादा है। वो कहेगा मेरे पास कोवलेंट बॉन्ड है, हाँ चलो। अगला रूल देखो क्या कहता है, ये भी बड़ा सिंपल है। कहता है स्ट्रक्चर्स इन विच ऑल ऑफ द एटम्स हैव अ कंप्लीट वैलेंस शेल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर मोर स्टेबल। अब ऐसा होता है ना, बुरे और बहुत बुरे में से छांटना है, तो किसको छांटेंगे, बुरे को छांटेंगे। तो क्या कहता है देखो, पहले तो आप ये चीज देखोगे, इस चीज को भी हटा दो। अब सेकंड रूल कहता है कि जिसके पास कंप्लीट ऑक्टेट होगा सारे एटम्स का, इस स्ट्रक्चर में देखते हैं और इस स्ट्रक्चर में देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कार्बन को देखो, क्या इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है क्या, इसके 2 बॉन्ड तो ये बन रहे और 1 बॉन्ड ये, यानी इसके पास 6 ही इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो पा रहा है। ऑक्सीजन को चेक करो कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, 2 4 6 8, ऑक्सीजन भैया अपने मस्त 8 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं, बढ़िया। फिर इस कार्बन को देखो, इसका भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, बेचारे इस कार्बन के साथ बड़ा भेदभाव। इस वाले स्ट्रक्चर में जज करते हैं कि इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, हो रहा है। देखो कैसे, 2 तो यही मिल गए इसको, 4 और 2 6 और 2 8। ऑक्सीजन भैया के पास 1 लोन पेयर बचा होगा, क्योंकि 2 लोन पेयर लेके घूमते हैं ना अपने साथ वो। तो यहाँ पे देखो क्या इसका कंप्लीट हो रहा है ऑक्टेट, 2 4 6 और 8। ऑक्सीजन भैया तो अपने मस्त 8 इलेक्ट्रॉन लेके बैठे हैं, और इसका भी 8 इलेक्ट्रॉन। तो देखो स्ट्रक्चर में तीनों जो अपने ये थे एटम थे, कार्बन ऑक्सीजन और कार्बन, तीनों का यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, समझ गए, ये वाला जो है वो मोर स्टेबल होगा। लॉजिक क्लियर सबको। थर्ड रूल देखो क्या कहता है, कहता है चार्ज सेपरेशन डिक्रीज द स्टेबिलिटी। चार्जेस जितने दूर दूर होंगे, आपकी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। तो जरा इसको देखो, क्लोरीन के वैलेंस होते हैं 7, एक तो बॉन्ड बनाया, 3 लोन पेयर लेके घूम रहे हैं क्लोरीन भैया अपने। तो देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, रेजोनेंस हो जाएगा, तो ये यहाँ मूव कर जाता है, ये यहाँ मूव कर जाता है, ये स्ट्रक्चर बन जाता है। यहाँ पे कोई चार्ज था, नहीं था, यहाँ पे चार्ज है, तो फंस गया ना। देखो ये वाला जो स्ट्रक्चर है वो लेस स्टेबल होगा, क्योंकि चार्जेस जो है अपने दूर दूर हो गए हैं, और यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं था, तो ये वाला जो है स्ट्रक्चर वो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद फोर्थ रूल कहता है रेजोनेंस कंट्रीब्यूटर्स विद नेगेटिव चार्ज ऑन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम आर मोर स्टेबल। इस वाले पॉइंट का मतलब क्या है, मान लो जो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं ना, उन पे अगर नेगेटिव चार्ज आए तो ज्यादा बढ़िया होता है, वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। अगर आप इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज दे दोगे, तो फिर उनकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है। जैसे ऑक्सीजन भैया का काम है इलेक्ट्रॉन खींचना, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आता है क्योंकि वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। गलती से कोई ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाए, तो ऑक्सीजन पे कैसा चार्ज आएगा बोलो, पॉजिटिव आएगा, तो वहां पे जो अपना ऑक्सीजन अनस्टेबल हो जाएगा। लॉजिक क्लियर, चारों रूल समझ आए सबको, कमेंट ठोक देना इसी बात पे। तो फिफ्थ रूल की बात करेंगे। फिफ्थ कहता है
Resonance structures having like charges on adjacent atoms are less stable. अगर आपके like charge है adjacent atoms पे, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, इस पॉइंट पे देखेंगे आईआईटी में क्वेश्चन आ चुका है इस वाले पॉइंट पे ना बेस। तो अब देखो आपको क्या करना है, हमने इतने सारे पॉइंट पढ़ दिए पांच पांच, तो दिमाग चकरा गया ना। तो आपको क्या चेक करना है, देखो ये अब मैंने पॉइंट लिखे मैं आपको इसी ऑर्डर में जो है चेक करना है स्ट्रक्चर्स को। तो सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, स्ट्रक्चर हैविंग फिल्ड ऑक्टेट, जिसके अंदर भी ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा, ऑब्वियस है। अगर मान लो सब में ऑक्टेट फिल हो रहा है तो फिर क्या चेक करेंगे, स्ट्रक्चर हैविंग मिनिमम नंबर ऑफ फॉर्मल चार्ज एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड, ये चेक करेंगे। देन हम चेक करेंगे स्ट्रक्चर इन विच नेगेटिव चार्ज ऑन द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, अगर ये चीज भी सेम है तो समझ रहे हो। और लास्ट चेक करना है स्ट्रक्चर इन विच देयर इज अ मिनिमल चार्ज सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन जो है वो मिनिमल होना चाहिए। तो आपको ये चार बातें याद रखनी है, यही चेक करना है। अब देखो क्या इस पे क्वेश्चन लगाते हैं, क्योंकि थ्योरी पढ़ना ना बेकार है जब तक उसके न्यूमेरिकल या फिर क्वेश्चन हम ना प्रैक्टिस करें। क्वेश्चन करने से क्या है, आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा और आपको वैसा लगेगा हाँ मैं कर सकता है, समझ गए बात। तो चलो फिर क्वेश्चन देखते हैं, अब इसी पे बेस देखते हैं और आईआईटी में जो आया था उसको भी देख लेंगे एक बारी। पहले दो सवाल ये रहे आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। देखो पहला क्वेश्चन क्या कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ द अदर्स। आपको ये बताना है इन चारों में से कोई एक ऐसा है जो बाकी तीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं है, यानी जासूस बैठा है भाई ये, समझ रहे हो। अब देखो चेक करते हैं, ए से स्टार्ट करते हैं जरा चेक करना। तो ए और बी को देखते हैं, क्या पहले ए स्ट्रक्चर से बी बना सकते हैं हम। देखो अगर ये नेगेटिव इधर आ जाए, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए और ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाए, तो हो सकता है ना भाई डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लॉन पेयर, तो शिफ्टिंग हो सकती है। तो यहां देखो नेगेटिव डबल बॉन्ड यानी बी जो है वो वैलिड है, बी स्ट्रक्चर इज वैलिड। अभी ए भी वैलिड है अपना। सी को चेक करते हैं, तो सी बन सकता है क्या ए से, देखो कैसे, ये इधर और ये इधर हो सकता है ना भाई इंटरमीडिएट, तो सी भी वैलिड है अपना। बी को चेक करते हैं जरा फिर, क्या नेगेटिव चार्ज इधर पहुंच सकता है कभी, दिमाग लगाओ, क्या यहाँ तक कॉन्जुगेशन है, कॉन्जुगेशन कहाँ है, इस एरिया में कॉन्जुगेशन है। तो नेगेटिव जो चार्ज घूमेगा वो सिर्फ इसी एरिया में तो घूमेगा, यहाँ पे तो नहीं पहुंच सकता, डी फंस गया है ना, समझ गए, यही था भेड़िया इनके बीच में। तो लॉजिक समझ आया कैसे चेक करा। इसके बाद देखो अपना अगला क्वेश्चन है, कंपाउंड बना हुआ है प्यारा सा, ये ऐसा सवाल है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। कहता है रिलेशन बिटवीन द बॉन्ड लेंथ ऑफ ए एंड बी, ए और बी बॉन्ड लेंथ है तो इनके बीच में रिलेशन बताना है। ऑप्शन देखो कितने बढ़िया बढ़िया है, कहता है ए और बी इक्वल है, बी की बॉन्ड लेंथ वो ज्यादा है ए से, ए बॉन्ड लेंथ ज्यादा है बी से, और कांट प्रेडिक्ट, हम प्रेडिक्ट ही नहीं कर सकते। तो बेस्ट आंसर तो यही लगाना चाहिए ना भाई, हमें क्या करना है, जो कर रहे हैं करने दो इनको। तो पहली नजर में आपको क्या लगेगा, ए और बी की जो लेंथ है वो सेम होगी, बट ये गलत है। मैंने अगेन कहा ना ये वो सवाल है सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। देखो क्यों, ऑक्सीजन के वैलेंस कितने होते हैं 6, तो 6 में से 2 बॉन्ड बना रहे हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, 4 इलेक्ट्रॉन यानी 2 लोन पेयर। देखो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड लोन पेयर, तो यहाँ क्या हो जाएगा रेजोनेंस। अब रेजोनेंस की वजह से जो ए है उसके अंदर कैसा करेक्टर आ जाएगा, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। कैसा करेक्टर आएगा बोलो, पार्शियल डबल बॉन्ड करेक्टर। लेकिन बी तो अपना सिंगल बॉन्ड है, तो सिंगल बॉन्ड जो है वो बड़ा होगा किससे, पार्शियल डबल बॉन्ड से, यानी बी जो है वो बड़ा होगा किससे, ए से। तो लॉजिक समझ गए। तो यहाँ क्या यूज हुआ है अपना रेजोनेंस। दोनों क्वेश्चन समझ आए, इसी बात पे ठोको लाइक। तो अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अब देखो जरा कहता है among the given sets which represent resonating structures, इन चार ऑप्शन में से आप बताएं कौन सा ऑप्शन जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को रिप्रेजेंट करता है। बारी बारी से करेंगे चेक। पहले स्ट्रक्चर में देखते हैं, इधर था कार्बन इधर ऑक्सीजन, नहीं हो गया फेल, क्योंकि हमने पढ़ा है रूल, जब भी आप रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं एटम की जो पोजीशन होती है वो क्या होती है, सेम होती है। एटम कहीं मूव नहीं करते, बस इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, और यहां तो अपने एटम ही मूव हो गए, तो सरासर गलत है जी। सेकंड ऑप्शन देखिए HO HO CN CN, क्या इससे ये स्ट्रक्चर बन पाता है,
तो ये बॉन्ड आएगा इधर और ये बॉन्ड आएगा इधर, तो ये बन जाएगा ये, यानी बी ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। बी ऑप्शन में ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। सी ऑप्शन को देख लेते हैं। यहाँ भी बहुत ही सरासर नाइंसाफी करी गई है। कार्बन के साथ नाइट्रोजन ऑक्सीजन पोजीशन ही बदल डाली यहाँ, तो ऐसे थोड़ी चलेगा, देखो चीटिंग है ना ये, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। अच्छा लास्ट ऑप्शन देखें यहाँ पे, यहाँ भी देखो पोजीशन बदल दी है, ऑक्सीजन था इधर, इधर नाइट्रोजन आ चुका है, तो ये भी जो है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर को रिप्रेजेंट नहीं करते। सिर्फ जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है अपना, क्योंकि यही रिप्रेजेंट करवा रहे हैं। तो लॉजिक समझ आया आपको, देखो रूल्स यहाँ काम आ रहे हैं ना अपने, तो ऐसा नहीं है कि काम नहीं आते। अगला क्वेश्चन देखो, ये इंटरेस्टिंग है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल। अब जो अभी रूल सीखे ना हमने 4, वो यहाँ पे लगाएंगे। देखो सबसे पहले हम चेक करेंगे ऑक्टेट का, जिस भी स्ट्रक्चर में अगर हमें मिल गए सारे एलिमेंट्स का ऑक्टेट पूरा है वही स्टेबल होगा। अगर ऐसा नहीं मिलता है तो फिर हम सेकंड ऑप्शन पे जाते हैं, मिनिमल फॉर्मल चार्ज और मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। समझ रहे हो? तो जरा देखो चेक कर लेते हैं इस वाले कार्बन का क्या ऑक्टेट कंप्लीट होगा। 1 2 3, तो 6 ही इलेक्ट्रॉन आएंगे बेचारे के पास। पहले मैं चेक कर लेता हूँ कि सब में ऑक्टेट कंप्लीट है कि सब में इनकम्प्लीट है या किसी में कंप्लीट भी है। यहाँ पे इस पॉजिटिव चार्ज को चेक कर लेता हूँ, 1 2 और एक हाइड्रोजन होगा यहाँ पे 3, तो ये कार्बन है, इसका भी जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। यहाँ चेक करेंगे इस नाइट्रोजन को, भाई कार्बन का तो ऑलरेडी कंप्लीट है ना, 1 2 3 4, तो नाइट्रोजन को देखो कितने होते हैं वैलेंस इसके, 5 होते हैं, 5 और कितने बॉन्ड बन गए, 1 2 3 4, 4 दूनी 8, 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं बड़े मजे में, तो इसका ऑक्टेट यहाँ पे कंप्लीट है। और लास्ट वाले को चेक करेंगे कार्बन, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन है, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। तो जो सी वाला ऑप्शन है ये ऐसा पार्ट है जिसमें हर एक एटम का ऑक्टेट कंप्लीट है। देखो फंस गया ना पहला ही रूल, कि इन सब में से इन तीनों में जो थे वो ऑक्टेट में प्रॉब्लम थी, लेकिन यहाँ पे जो ऑक्टेट है पॉजिटिव चार्ज होने के बावजूद कंप्लीट आ रहा है। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा इन चारों में से, अपने सी भैया जो है वो स्टेबल सबसे ज्यादा होंगे। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपके कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे। कहता है कंपेयर द स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। हमें इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करवानी है। सबसे पहले क्या चेक करेंगे बोलो, ऑक्टेट। तो ये वाला जो स्ट्रक्चर है इसमें देखो सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, ये वाला जो इसमें सबका ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसमें इस कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा और इसमें इस ऑक्सीजन का नहीं हो रहा। कैसे, ऑक्सीजन के 6 होते हैं, 6 और देखो 6 थे, 1 2 3 4, एक तो बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहा है तो 5 होंगे, और एक इसने लूज कर दिया और क्योंकि पॉजिटिव है तो 2 2 4 और 2 6 ही हो रहे हैं यहाँ पे। तो सबसे ज्यादा स्टेबल तो अपना पहला होगा, क्योंकि इसमें ऑक्टेट जो है वो कंप्लीट है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा फर्स्ट। उससे कम स्टेबल कौन होगा, देखो सेकंड और थर्ड में देखते हैं। यहाँ पे अब बात आती है अपनी ऑक्टेट, देखो सेम ही है, इधर इधर कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं हो रहा, इधर ऑक्सीजन का नहीं हो रहा, बड़ी दुविधा है भाई। तो जब ऑक्टेट दोनों में कंप्लीट नहीं हो रहा तो सेकंड रूल पे जाएंगे, क्या कहता है, मिनिमम नंबर ऑफ फॉर्मल चार्ज मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड। अब फॉर्मल चार्ज भी सेम ही है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो थर्ड रूल कहता है पॉजिटिव नेगेटिव जितना पास होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा, आया ना याद, सेपरेटिंग ऑफ चार्जेस। तो यहाँ देखो पॉजिटिव नेगेटिव पास पास है, इधर बेचारा दूरियां हो गई दोनों के बीच में, तो ज्यादा स्टेबल कौन होगा इसके बाद, सेकंड, और सबसे बकवास कौन होगा अपना, थर्ड। लॉजिक क्लियर कैसे, एक और देखो और समझ आएगा आप लोगों को। कहता है इसको अरेंज करो, P Q और R, इसमें जो है स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है अगेन हमें। तो यहाँ देखो पहले तो ऑक्टेट की बात कर लेते हैं। तो ऑक्टेट किसमें कंप्लीट हो रहा है भाई, सबका इसमें कंप्लीट हो रहा है क्या ऑक्टेट, तो ऑक्टेट कंप्लीट हो रहा है, इसमें हो रहा है कंप्लीट हो रहा है, हर एक का देख लो आप आराम से, और इसमें भी जो है वो कंप्लीट हो ही रहा है। तो बात आती है फिर सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा। अब चार्जेस देखो तीनों पे ही नेगेटिव। अब ये फंसेगा, बताऊं कौन सा रूल, कि जिसमें नेगेटिव चार्ज हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन पे चार्ज है तो P सबसे ज्यादा स्टेबल, फिर कार्बन और नाइट्रोजन में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन, नाइट्रोजन, तो उसके बाद स्टेबल कौन होगा, R, और फिर कौन आएगा अपना Q। तो समझ रहे हो, आपको ऑन द स्पॉट बैठ के ये डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सा रूल लगाया जाए।
और कौन सा रूल कब कहां लगेगा। लॉजिक क्लियर? आगे देखें क्वेश्चन। ये आज के अपने अंतिम 3 सवाल बहुत ही बेहतरीन है आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। तो पहले क्वेश्चन में हमें अरेंज करना है इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी के बेस पर। तो देखो पहले हम चेक करेंगे किस स्ट्रक्चर में ऑक्टेट कंप्लीट है। यहां पे ऑक्टेट कंप्लीट है क्या? चेक करो सबका। इधर कितना है? 2 4 6 8, वेरी गुड। ये हो गया 2 और 6 और 2 8 पूरा है, शाबाश। फिर इसमें देखो, इसमें तो बेचारे का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ये तो वैसे ही फंस गए हमारे फुसद्दी लाल। और यहाँ पे चेक करते हैं 2 4 और 6 8, यहाँ भी कंप्लीट है सबका ऑक्टेट। तो बात आती है ए में भी ऑक्टेट कंप्लीट है और सी में भी कंप्लीट है, तो ज्यादा स्टेबल कौन? दोनों में एक एक नेगेटिव चार्ज है। तो अब आप ये देखोगे नेगेटिव चार्ज, क्या देखोगे? नेगेटिव चार्ज कौन से केस में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे है, वो ज्यादा स्टेबल होगा। तो O ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो C ज्यादा स्टेबल होगा। तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? C, देन अपना A, देन B। बताओ लॉजिक समझ आया? ये दोनों कंपटीशन में थे क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट था, लेकिन यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट ना होने की वजह से ये इन दोनों से कम स्टेबल होगा। लॉजिक क्लियर? चैप्टर क्लोज। चलो अगला क्वेश्चन देखो। हमें बताना मोस्ट स्टेबल स्ट्रक्चर, इन तीनों में से सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? फिर ऑक्टेट पे बात फिर घूम फिर के आ जाती है। यहाँ पे कंप्लीट नहीं है, यहाँ कंप्लीट नहीं है कार्बन का। यहाँ देखे तो 2 4 6, और देखो ऑक्सीजन के वैलेंस कितने होते हैं? 6 होते हैं। तो यहाँ कितने पार्टिसिपेट कर रहे हैं? 1 2, और यहाँ एक पार्टिसिपेट कर रहा है 3। तो 3 इस पे होंगे, 3 में से एक लूज कर दिया, इसका मतलब एक लोन पेयर अभी भी बचा हुआ है। अब गिनो 2 4 6 8, ओ तेरी, इसका तो भाई हो गया ऑक्टेट कंप्लीट। लेकिन यहाँ कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था, यहाँ कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था। उस वजह से इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? अपना थर्ड स्ट्रक्चर जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। देखो लग रही है ना ऑर्गेनिक आसान? अरे भाई अपने साथ ऑर्गेनिक करोगे तो आसान ही लगेगी। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो काफी जटिल सा स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमें। तो सबसे पहले ऑक्टेट की बात ही कर लेते हैं, घूम फिर के ऑक्टेट पे कहानी फंस जाती है अपनी ज्यादातर केसेस में। यहाँ पे ऑक्टेट कंप्लीट दिख रहा है क्या आपको? 2 4 6 8 कंप्लीट है भाई पहले स्ट्रक्चर में भी। दूसरे में फंस गया, कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। और तीसरे सी तो लिखना भूल गए, तीसरे में देख लेते हैं 2 4 6 8, यहाँ भी ऑक्टेट कंप्लीट है। इसका मतलब ए और सी से बेकार कौन है? अपना बी, क्योंकि बी में जो है वो ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। बिल्कुल सही सुन रहे हो आप, बी में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। अब बी से ज्यादा स्टेबल कौन होगा? इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर देते हैं। तो सबसे घटिया हमारे बी है, गए गुजरे। बी और सी में दोनों में ही पॉजिटिव चार्ज है। अब आप देखो लॉजिक क्या था? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए तो फिर वो स्टेबल नहीं रहता। दोनों में इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे पॉजिटिव चार्ज है, तो अब देखेंगे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? ऑक्सीजन। ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आए वो ज्यादा बेकार होता है एज कंपेयर टू कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पॉजिटिव आए। तो इन दोनों में बेकार कौन? ए अपना बेकार, और सीधी सीधी बाजी मार गया अपना सी। तो अपना करेक्ट ऑर्डर आ गया स्टेबिलिटी का बी, फिर ए, फिर सी। तो बताना मेरे को कमेंट में। आज मैंने आपको समझाया रेजोनेंस है, क्या समझाया मैंने? बताओ रेजोनेंस। तो बताना मेरे को कमेंट में रेजोनेंस समझ आया कि नहीं आया। रेजोनेंस प्लस आर समझ आया, माइनस आर समझ आया। रेजोनेंस की बुद्धि में कैसे आई बात की रेजोनेंस नाम की कोई चीज होती है, वो समझ आया कि नहीं आया। देन हमने रेजोनेंस कैसे लिखते हैं वो सीखा। उसके बाद हमने देखा कैनोनिकल स्ट्रक्चर की स्टेबिलिटी की बात करी, उसमें रूल देखे। उसके बाद हमने कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। तो मेरे को बताना कुल मिला के आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है। कमेंट ठोक देना, लाइक ठोक देना। मेरी तरफ से देखो आज के लिए इतना ही था। फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं आज कवर करूंगा पूरा आपका बेंजीन एंड एरोमेटिसिटी। तो बिल्कुल मत मिस करना उस वीडियो को, काफी इंपॉर्टेंट रहने वाली है आपके जेई के लिए, यूपीएससी के लिए, बीएससी के लिए और बोर्ड के लिए तो इनफैक्ट इंपॉर्टेंट है ही। तो फिर मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।